हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम यह जानेंगे कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं। आई मीन द टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल से। क्लियर? सबसे पहले हम एम्प्टी सेट से इसकी बिगिनिंग करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मीन्स होता है खाली। ओके, खाली मीन्स ऐसा सेट जिसके भीतर कोई भी एलिमेंट न हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके तीन नाम, देयर आर थ्री नेम्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहिए, वाइड सेट कहिए या नल सेट कहिए। इसका सिंपल सा डेफिनेशन देना हो वन लाइन में ऐसे दे सकते हैं, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। क्लियर? इसको डिनोट करने के लिए हम एक कर्ली ब्रेसेट बना के छोड़ देंगे, या अगर बिना ब्रैकेट के लिखना चाहते हैं तो हम फाइल बनाते हैं। ओके, सिंपली ऐसे या ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ये नहीं कि ब्रैकेट बनाकर फाइल लिख दिए। अगर ब्रैकेट बनाकर फाइल लिख देंगे तो यह एम्प्टी नहीं होगा, या एक एलिमेंट इसमें हो गया तब वो सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, या तो ब्रैकेट बनाइए और ब्रैकेट बना के अंदर कुछ मत लिखिए, आई मीन एम्प्टी हो गया खाली। और नहीं तो इस ब्रैकेट के जगह पे ऐसे फाइल का सिंबल देता है, ये फाइल। क्लियर? उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। तो जब भी एम्प्टी सेट को डिनोट करना होगा तो ए इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट बना के ऐसे छोड़ देंगे, और नहीं तो एक फाइल सिंबल के रूप में लिखेंगे, या तो ब्रैकेट या फाइल। और क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ऐसा सेटअप बनाइए जिसमें एलिमेंट लिखे ही ना जा सको, अर्थात जो इम्पॉसिबल सेट्स हैं और उनमें जो कैटेगरी या जो रूल्स लिखे गए हैं वो संभव ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। तो वे सभी सेट्स भी हमारे एम्प्टी सेट ही होंगे। जैसे देखिए, मैं एक सेट बिल्डर में रूल बना के लिख रहा हूं, जैसे b इज इक्वल टू एक्स। सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं? पहले x लिख देते हैं और x को डिफाइन करते हैं कि x का मतलब क्या है। व्हाट डज x मीन, व्हाट डज x रिप्रेजेंट? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। अब ये जो मैं रूल्स लिखा हूं इसको स्टडी कीजिए और देखिए क्या इस सेट में कोई एलिमेंट लिखना पॉसिबल है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई मीन इस सेट में हमें नेचुरल नंबर ही लिखना है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर? तो उसके लिए आगे बाउंड्री निर्धारित की गई है, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4, मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा आपको नेचुरल नंबर लिखना है। तो अब बताइए कि क्या 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई नेचुरल नंबर लिखना पॉसिबल है? तो जाहिर सी बात है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू होते हैं। 3 के बाद 4 ही नेचुरल नंबर होता ही है, इसलिए यह इम्पॉसिबल है। तो जितने भी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट होते हैं, यह भी याद रखिए कि जितने भी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट हैं वे सभी एम्प्टी सेट होते हैं। क्लियर? असंभव होने वाली, लगने वाली जो चीजें हैं वो सब एम्प्टी सेट में ही होंगे। जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे c इज इक्वल टू, ये तो पता ही होगा कि इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को, ए बी सी। c इज इक्वल टू मैंने लिख लिया x सच दैट x इज रेशनल एंड x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मैंने एक लिख लिया कंडीशन। मैंने क्या लिखा? एक रूल्स बना के लिखा कि सेट के भीतर एक एलिमेंट है x, और कैसा एलिमेंट है कि इसके सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख लीजिए, जिसका स्क्वायर करके 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आ जाए। तो ना हो तो इसको आप रफ पे सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि क्या x आ क्या रहा है। क्या देखिए कि इसमें x रेशनल आ जा रहा है? अगर आ जा रहा है तब तो एम्प्टी नहीं होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एम्प्टी होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू √3। हमारा जो x आएगा वो √3 आएगा। अब चेक कीजिए कि x इक्वल टू, हमने जो सॉल्व किया x इक्वल टू √3 आया, और यहाँ पे जो लिखा गया है वो x इज रेशनल। तो क्या √3 रेशनल होता है? तो जाहिर सी बात है कि √3 रेशनल नहीं होता है, यह तो इरेशनल होता है। ओके, इसलिए जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूं दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव है ही नहीं। और जो भी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट होते हैं
वे सभी के सभी एम्प्टी सेट में चले जाते हैं। क्लियर। ऐसे हम अपने मन से और ढेर सारे स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और लिख दूं, d इज इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू आर। आई मीन इसके भीतर जो एलिमेंट है x वो रियल नंबर ही होना चाहिए, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और जिसका स्क्वायर करे तो -1 आ जाए। अब बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई रियल नंबर आप ढूंढ पाएंगे जिनका स्क्वायर करने से -1 आ जाए, -1 आए? तो जाहिर सी बात है कि इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि x इज इक्वल टू रूट में -1 आ जाएगा और वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। क्लियर। तो ऐसा संभव नहीं है। तो जितने भी इम्पॉसिबल स्टेटमेंट होंगे वे सभी के सभी एम्प्टी सेट ही होते हैं। अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो रियल नहीं आएगा, जबकि एक और है कि x रियल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां से x इक्वल टू हमारा रूट में -1 आएगा, और जो रूट में -1 है ये रियल नहीं होता है, नॉट रियल। क्लियर। इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ब्रैकेट के भीतर वो क्या है? हमारा इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। दैट्स इज इट इज एन एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। क्लियर। ये तो हमारा पहला था एम्प्टी सेट और वाइड सेट एंड नल सेट। सेकंड देखते हैं। सेकंड आई मीन सिंगलटन सेट। Okay. Singleton set, a set containing a single element in it is called a singleton set. ओके। मैंने क्या लिखा है? ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो वे सब सिंगलटन सेट होते हैं। सिंगल एलिमेंट मीन्स एक एलिमेंट। सबसे इजीली ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। अगर एग्जांपल लिखना होगा तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 लिख के ऐसे ब्रैकेट बंद कर लीजिए, हो गया सिंगल एलिमेंट। b इज इक्वल टू ऐसे a लिख लीजिए, c इज इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए। अब ये नहीं कि यहाँ 5 दिख रहा है तो ये नल सेट हो गया, नल सेट नहीं होगा। ये ब्रैकेट हम मिटाएंगे ऐसे, तब इसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट और वाइड सेट कहेंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा दिए तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। इसके भीतर 5 एक एलिमेंट हो गया। क्लियर। और भी लिख सकते हैं, जैसे d इज इक्वल टू, कुछ हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। आई मीन मैंने एक एलिमेंट लिखा है x जो कि नेचुरल नंबर का है, एंड x लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। 2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 और वही नेचुरल नंबर महज 1 है, और वो क्या है? 3। तो इसके भीतर केवल एक ही एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट कौन सा होगा? 3 होगा। तो ये हमारा सिंगलटन सेट बन गया। क्लियर। ऐसे ही हम और सारे एग्जांपल्स बना के ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is an even number and x greater than 1 and less than 3। 1 से बड़ा और 3 से छोटा इवन नंबर। तो वो 1 से बड़ा और 3 से छोटा इवन नंबर मात्र एक ही है, और वो क्या है? 2 है। तो ये अभी इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, और वो क्या होगा? 2 होगा। इसलिए ये भी हमारा क्या बन जाएगा? सिंगलटन सेट। क्लियर। ये सिंगलटन सेट के तमाम सारे हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर। तीसरा सेट पढ़ने से पहले हम एक कार्डिनल नंबर ऑफ सेट समझ लेते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है।
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को डिफाइन करना होगा। तो कार्डिनल नंबर मीन्स किसी सेट के भीतर जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों की संख्या उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। ओके, अगर किसी सेट के भीतर 2 एलिमेंट हैं तो सेट का कार्डिनल नंबर 2 होगा। अगर सेट के भीतर 4 एलिमेंट है तो सेट का कार्डिनल नंबर 4 होगा। क्लियर? तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called the cardinal number of a set। ठीक, डिनोट कैसे करते हैं? इफ A B any set then its cardinal number denoted by Ni। ओके, किसी सेट के भीतर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब कार्डिनल नंबर, उनकी संख्या जो होती है वो कार्डिनल नंबर कहलाती है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर ये कोई सेट है तो इसके कार्डिनल नंबर को हम n इन ब्रैकेट a लिखेंगे और उसके में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके काउंट करके नंबर लिख देंगे Na इक्वल टू। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे अगर a इज इक्वल टू 2 3 हो देन Na इक्वल टू लिखना है तो क्या लिखेंगे? a मीन्स 2 3 तो Na इक्वल टू, Na मीन्स इसको काउंट कर लीजिए 1 2। इस a में 2 ही एलिमेंट है तो इस सेट का कार्डिनल नंबर जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। b इज इक्वल टू अगर 5 है तो ये nb क्या होगा? इसके भीतर एक एलिमेंट है तो इसके nb इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्लियर? यहाँ Na इक्वल टू क्या लिख दिए हम? 2 लिख दिए। अब हमें दो तरह का अभी हमने सेट पढ़ा, एक पढ़ा एम्प्टी सेट और एक पढ़ा सिंगलटन सेट। तो अगर हमें एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर बताना होगा तो क्या बताएंगे? सोचिए। और सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर बताना होगा तो क्या बताएंगे? सिंगलटन सेट का तो क्लियर है, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 होगा। ओके, ये क्या अभी है? ये सिंगलटन सेट ही है, इसके भीतर एक एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या है? 1। और एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होगा क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज 0, दैट्स व्हाई इट्स कार्डिनल नंबर इज आल्सो 0। क्लियर? जैसे सपोज C इज इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट बना दिया और NC पूछ रहा है कि C का कार्डिनल नंबर बताइए, तो कार्डिनल नंबर इसका क्या है? 0। या D इज इक्वल टू ऐसे 5 है तो ND पूछ रहा है तो ND इक्वल टू क्या बताएंगे? 0 ही बताएंगे क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर है ही नहीं, उसमें एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट की संख्या 0 है। ओके, ये रहा हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। 2 सेट हमने पढ़ा है अभी, 2 टाइप्स के, एम्प्टी और सिंगलटन। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट, आई मीन जिसके एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, अर्थात जिसके एलिमेंट को हम 1 by 1 काउंट कर सकते हैं वो सभी हमारे फाइनाइट सेट होंगे। और इसका जस्ट उल्टा होता है इनफाइनाइट सेट, आई मीन जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फाइनाइट सेट मीन्स अ सेट whose elements are finite। ऐसा ही लिख दीजिए, फाइनाइट सेट्स मीन्स ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट मीन्स दैट इज काउंटेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। काउंटेबल मीन्स जिसके एलिमेंट को हम 1 by 1 काउंट कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। क्लियर? मतलब जिसका कार्डिनल नंबर हम कुछ ना कुछ बता सके, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए मैं सब अभी इसके पीछे कार्डिनल नंबर बताया था क्योंकि उसका यूज आएगा आगे, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया। तो फाइनाइट सेट मीन्स जिसके कार्डिनल नंबर हम अंकों में बता सके, 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ बता सके,
वो हमारे सब क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट मीन्स हम बता ही नहीं पाएंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे, कार्डिनल नंबर कुछ क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट सेट का। ए इज इक्वल टू कुछ भी लिख लीजिए, 2 3 4 5 ऐसा बंद कर लिया मैं। देखिए फाइनाइट सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर। बी इज इक्वल टू रोस्टर, या जो अभी पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, वर्ड फॉर्म, उसमें भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसा अगर उसमें हम एग्जाम्पल देना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 से कम जितने सारे रेशनल नंबर है, सॉरी जितने सारे नेचुरल नंबर है उनका सेट। तो जाहिर सी बात है इसमें एन क्या होगा, कार्डिनल नंबर 50 होगा, 1 2 3 4 अप टू 50 लिख लेंगे। इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट होंगे। ओके। सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word इंग्लिश। हो गया, इंग्लिश में जितने लेटर यूज हुए हैं उनका कलेक्शन। तो जाहिर सी बात है ENGLISH कामा करके सेपरेट करके लिख देंगे। तो ये सब हमारे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। यही नीचे देख लेते हैं, 4 इनफाइनाइट सेट्स। तो डिफिनेशन यहां पे क्या है, अ सेट हुज एलिमेंट्स आर फाइनाइट। इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अ सेट हुज एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ओके। उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, इसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। इसमें था डेट इज काउंटेबल, इसमें लिख देंगे डेट इज अनकाउंटेबल। डेट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ओके। एग्जाम्पल अगर देना होगा इनफाइनाइट सेट का तो क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सेट का बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, अगर वर्ड फॉर्म में लिखना होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये वर्ड फॉर्म में लिखने है, किसी प्लेन पे जितने सारे पॉइंट हैं उनका कलेक्शन। अब बताइए किसी प्लेन पर जितने सारे पॉइंट होंगे, क्या उनको कलेक्ट करना पॉसिबल है, या क्या उनको काउंट करना पॉसिबल है? जाहिर सी बात है कि पॉसिबल नहीं। आई मीन ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर। ये तो हमारा वर्ड फॉर्म में था। इसको अगर सेट बिल्डर में भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। सेट बिल्डर में देना होगा, लिख देंगे x, यही तरीका है लिखने का सेट बिल्डर का, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर है, एंड x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा रियल नंबर, 1 से बड़ा और 2 से छोटा रियल नंबर। नेचुरल की बात नहीं कर रहा, अगर नेचुरल में लिख देते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा नेचुरल नंबर कुछ होता ही नहीं। तो यही जो सेट है वो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल बन जाता है। क्लियर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखता तो एम्प्टी सेट होता है, होल नंबर लिखता तब भी एम्प्टी सेट होता है। क्लियर। इंटीजर्स लिखता तब भी एम्प्टी सेट होता है। रेशनल नंबर लिख सकते, रेशनल नंबर कर देंगे तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम रियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो 1 से बड़ा क्या है, 1.1 1.2 1.3, कोई जरूरी नहीं है कि 1 के बाद 1.1 ही आएगा, 1.01 1.001 1.0000001, ऐसे कई सारे जीरो लगा के 1 लिख सकते हैं। तो हम कभी भी 2 पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो 1 और 2 के बीच में हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो ये हमारे इनफाइनाइट सेट्स हो गए। इसका कार्डिनल नंबर बताना होगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम उसको गिन ही नहीं पाए हैं, इसलिए इसके कार्डिनल नंबर हम बता नहीं पाएंगे। और फाइनाइट सेट का हम कार्डिनल नंबर
बता सकते हैं। क्लियर? ये रहा हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इक्वल सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो पहले इक्वल सेट देखते हैं। टू sets are said to be equal if they have same element in it. Same elements in it. दो सेट को तभी इक्वल कहेंगे जब दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो, हूबहू। आई मीन दोनों के कार्डिनल नंबर भी सेम हो और जो एलिमेंट्स हो वो अभी सेम। क्लियर? तो मैं यहीं पर लिख दिया, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट मींस जो एलिमेंट सेट ए में है एग्जैक्ट वही एलिमेंट सेट बी में हो। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑटोमेटिकली कार्डिनल नंबर सेम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर कार्डिनल नंबर सेम नहीं होगा, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट कहां से हो पाएंगे? एक एलिमेंट नहीं हो पाएगा किसी एक सेट में। तो इसीलिए सिंपल सा डेफिनेशन इसको हम दे सकते हैं इक्वल सेट्स। जैसे एग्जांपल देना होगा तो मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू 2, 3, 4, ओके, एंड b इज इक्वल टू, चलिए सेट बिल्डर में लिखते हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x, देखिए अभी हमें बताना है कि क्या सेट ए और क्या सेट बी दोनों इक्वल है। तो सेट ए में 2, 3, 4 आ रहा है और इसमें क्या है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई मीन कोई नेचुरल नंबर है और 1 से ग्रेटर है, 5 से लेस है। तो 1 से ग्रेटर और 5 से लेस, 2, 3, 4 ये तीन ही नेचुरल नंबर होते ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल ही है। क्लियर? हियर a इज इक्वल टू b। अगर दो सेट इक्वल हो तो हम उसको a इज इक्वल टू b लिखते हैं, a इज इक्वल टू b। ओके, और सारे एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं ऐसे। ऑर्डर आगे पीछे होने से नया सेट नहीं बनता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, तो सपोज a इज इक्वल टू AEIOU एंड b इज इक्वल टू IOUEA। ये वही 5 एलिमेंट्स इसमें भी है, केवल ऑर्डर आगे पीछे है। तो ऑर्डर डजंट मैटर इन अ सेट, ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता, वो एक सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, हियर आल्सो a इज इक्वल टू b। अगर दो सेट इक्वल है तो हम सीधे a इक्वल टू b लिख लेंगे। और यहाँ na इज इक्वल टू भी nb होता है, na इज इक्वल टू nb, na इज इक्वल टू nb। a में जितने एलिमेंट हैं, na यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर na में बताना चाहूं तो na 5 है और nb भी कितना है, nb भी 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आई मीन कार्डिनल नंबर क्या है, सेम। लेकिन केवल कार्डिनल नंबर सेम होने से वो इक्वल सेट नहीं होता। वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो अभी हूबहू चाहे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं हूबहू वही एलिमेंट्स इनमें भी हो, तभी वो इक्वल सेट हो। क्लियर? इक्वल सेट के बाद छठवें नंबर पर जो आता है वो इक्विवेलेंट सेट आता है। सिक्स इज आवर इक्विवेलेंट sets. Clear? Two sets are said to be equivalent if their cardinal number is same. Okay? दोनों के डेफिनेशन में अंतर समझिएगा। इक्विवेलेंट सेट में दो सेट को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उसका कार्डिनल नंबर सेम हो, और इक्वल सेट्स तब कहेंगे जब कार्डिनल नंबर तो सेम हो ही, लेकिन उसके भीतर जो एलिमेंट्स हैं वो भी हूबहू एग्जैक्ट मिलते जुलते होने चाहिए। क्लियर? आई मीन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट। हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आई मीन एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट नेसेसरली इक्वल सेट, एन इक्वल सेट। देखते हैं इसको।
two equivalent set, their cardinal number is same. Just example, A is equal to 1 2 3 and B is equal to A E I. Okay, 1 2 3 A E I. Here Na is equal to क्या है, यहां देख लीजिए, Na is equal to 3 है and Nb is equal to also 3. So since Na is equal to Nb, Na is equal to क्या है, Nb है, therefore A and B are equivalent sets. A और B क्या हमारा हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा. क्लियर? क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 हो और B इज इक्वल टू 1 2 3 ही हो. क्लियर? तो यह भी हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए. तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3 एलिमेंट है. इसका कार्डिनल नंबर भी क्या है, 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है. तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए इसको भी हम इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल में लिख सकते हैं. और इसको इक्विवेलेंट के साथ साथ इसको हम इक्वल सेट भी बोल सकते हैं. क्लियर? तो हर एक इक्वल सेट तो गारंटेड इक्विवेलेंट होता है. जैसे इक्वल सेट है कि गारंटेड इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट, जैसे यहां पे देखिए ये इक्विवेलेंट तो था, लेकिन इसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि इक्वल सेट के लिए हूबहू एलिमेंट चाहिए. तो इसमें तो 1 2 3 है, इसमें कुछ और है. भले इसमें 3 एलिमेंट मैच कर रहा है, लेकिन एलिमेंट हूबहू मैच नहीं कर रहा है. इसलिए हर एक इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक इक्वल सेट गारंटेड इक्विवेलेंट होता है. यहां पे हम नोट में लिख भी सकते हैं क्या, एवरी इक्वल सेट्स आर equivalent sets, but the converse is not always true. I mean हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो होता है, बट कन्वर्स नॉट ऑलवेज ट्रू. I mean हर एक इक्विवेलेंट सेट कोई गारंटी नहीं है कि वह इक्वल सेट हो ही जाए. क्लियर? तो यह हमारा था इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे. कुछ एग्जांपल से भी इसको क्लैरिफाई करेंगे, कौन इसमें सिंगलटन है, कौन एम्प्टी है, कौन इक्वल है, कौन इक्विवेलेंट है. ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे. ओके.